हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। पहले तो आपका सक्सेस स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, यानी कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है। संविधान के बाद हमने सरकार के बारे में पढ़ा था, सरकार के अंग भी हमने पढ़े थे। उसके बाद कि कानून किस प्रकार से बनता है उनके बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो विधेयक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, विधेयकों में क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और लास्ट में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के गया था। वो प्रश्न था कि जो धन विधेयक है, कौन सा विधेयक, धन विधेयक सबसे पहले लाया जाता है, सबसे पहले लाया जाता है। और मैंने आपको 4 ऑप्शन भी दिए थे। वो ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन ए था लोकसभा में, ऑप्शन बी था राज्यसभा में, ऑप्शन सी था किसी भी सदन में नहीं, और ऑप्शन डी था किसी भी सदन में। शायद मैंने ऑप्शन सी दिया था किसी भी सदन में, और ऑप्शन डी था किसी भी सदन में नहीं, यही था ना। तो आपने अगर गौर किया हो और कल की क्लास अच्छे से ली हो तो आपको एक चीज ध्यान में आई होगी कि जो धन विधेयक है, यानी कि विधेयक कोई सा भी हो, वो कभी भी लाया नहीं जाता, प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्तुत। ठीक है, तो अगर लाया जाता अपन को प्रश्न में मिलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हमसे पूछा जाए कि धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो कहां पर प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक सबसे पहले? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। तो आपके एक चीज समझ में आई होगी कि धन विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कोई सा भी विधेयक हो वो प्रस्तुत किया जाता है, कभी भी लाया नहीं जाता। ठीक है, प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रस्ताव। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। और मैं आशा करता हूं कि इसका सभी ने आंसर भी सही दिया होगा। तो अब हम हमारे संविधान को एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक विकास की, यानी कि हम आज पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। किसके बारे में? संवैधानिक विकास के बारे में। और इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका अर्थ क्या होगा, कि संविधान का विकास। क्या हो गया इसका अर्थ? संविधान का विकास। तो इसके अर्थ को हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे अब की मानो आज की जो हमारा मतलब आज का जो हमारा संविधान है, यानी कि जो वर्तमान संविधान में उसमें जो शासन की व्यवस्था है वो कहाँ से आई, किस प्रकार आई। यानी कि जो हमारा वर्तमान संविधान है, कौन सा? वर्तमान में जो संविधान है उसमें जो व्यवस्था है, जो कि शासन व्यवस्था है, वो कहाँ से आई, कैसे आई, इन सब के बारे में अपन किस चीज में पढ़ेंगे? संवैधानिक विकास में। और जब भी हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या? कि ब्रिटिश सरकार के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिश के बारे में। और ब्रिटिश के भी बारे में जब बात करते हैं तो एक चीज ध्यान आती है, 1600 ईस्वी। वो क्यों? क्योंकि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर बाद डिटेल से भी पढ़ेंगे। और 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो ये किस कारण से स्थापित की गई थी? तो इसका काम था व्यापार करना। और इसने 1773 तक तो क्या किया था? व्यापार किया था। यानी कि इसका कोई, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं था। इसने क्या किया था? व्यापार ही किया था, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये भारत में टाइम गुजारती है, व्यापार करती है, उसके बाद 1773 के बाद ये धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के साथ ही जब पूरी तरह से भारत की राजनीति में घुस जाती है, उस टाइम पे फिर ब्रिटिश सरकार है जो कुछ एक्ट, यानी कि जिनको हम अधिनियम कह सकते हैं या फिर चार्टर एक्ट कह सकते हैं, वो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जारी करती है। और ये करती है कब तक? 1947 तक, यानी जब तक भारत आज़ाद होता है तब तक ये जारी किए जाते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो कब तक शासन करती है? उसकी जो शासन व्यवस्था है वो तो रहती है कब तक? 1773 से 1857 तक। कब तक? 1857 तक। और कौन करती है शासन? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जैसे ही 1857 कंप्लीट होता है उसके बाद जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथों में चली जाती है?
वो चली जाती है ब्रिटिश सम्राट के हाथों में, और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा 1947 तक शासन व्यवस्था की जाती है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, है ना, एक तरह से कह सकते हैं। फिर पूरी तरह ब्रिटिश के हाथों में हमारा शासन चला जाता है, और 1773 से 1857 तक ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन करती है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो जब 1773 से जो हमारा संवैधानिक विकास है वो मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होता है? 1773 से। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आई है तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ और बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो बात है कब की? 1600 ईस्वी की, है ना। तो बात करते हैं 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में बात कहाँ की है? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश में किसका शासन होता है? यानी कि राजतंत्र है वहां पर। तो वहां पर महारानी होती है कौन? एलिजाबेथ। किसका शासन होता है? एलिजाबेथ का। यानी कि एलिजाबेथ वहां की महारानी होती है, और एलिजाबेथ के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, या फिर कह सकते हैं हम क्या, उसकी स्थापना की जाती है। और वो करती है, इसके स्थापना करने के उपलक्ष्य में वो एक आदेश, यानी कि जिसको कह सकते हैं हम राजलेख, या फिर एक्ट, या फिर हम चार्टर एक्ट भी बोल सकते हैं, चार्टर एक्ट वो जारी करती है, और उसके द्वारा एक कंपनी की स्थापना करती है, और उस कंपनी को नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 24 सदस्यों का चयन किया जाता है। कितने सदस्यों का? 24 सदस्यों का। और इनको नाम दिया जाता है 24 सदस्यों को, ध्यान रखना किनको नाम दिया जाता है? 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम दिया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब ये चार्टर एक्ट जारी किया जाता है वो दिन होता है 31 दिसंबर का। कौन सा? 31 दिसंबर का। तो अपन से पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और हमसे पूछा जाए कि इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे 24। और पूछा जाए कि इन सदस्यों को क्या कहा गया? तो इन सदस्यों को कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक चीज और, इसका जो हेडक्वार्टर था वो लंदन में स्थापित किया गया। कहाँ पर? क्योंकि ब्रिटिश की बात है तो ब्रिटिश में ही इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थापित किया गया? लंदन के अंदर। ठीक है, और आपसे यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तब भारत में किसका साम्राज्य था? ठीक है, तो उसको भी अपन देखते हैं कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम में भारत में किसका साम्राज्य था? तो उस टाइम पे भारत में साम्राज्य था मुगल बादशाहों का। किनका था? मुगल बादशाहों का। और मुगल बादशाहों में भी कौन थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे थे अकबर। कौन थे? अकबर। और अकबर के अपन शासनकाल की बात करें तो अकबर ने शासन किया था 1556 से 1605 ईस्वी तक। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद शासक बनाया जाता है जहांगीर को। किसको? जहांगीर को। और जहांगीर भी कब तक शासन करते हैं? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं ये हिस्ट्री की बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, और जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो हमारी ये चीज काम में भी आएगी। इसी कारण मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई, यानी कि अकबर का, जहांगीर का शासनकाल के बारे में बताया है। तो आप ध्यान रखना इनके बारे में। इनका वैसे कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैं आपको ये चीजें बताई। ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाती है। तो आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई इनकी स्थापना तो की गई, पर इसकी स्थापना की क्यों गई? कोई तो रीजन होगा ना जिनके कारण इनकी स्थापना की गई थी। तो इसका कारण था, यानी कि जो एलिजाबेथ थी इसने घोषणा की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी? वो पूर्वी देशों में, कहाँ पर? पूर्वी देशों में ब्रिटिश सरकार के लिए, किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए क्या करेगी? व्यापार करेगी। क्या करेगी? व्यापार। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई? पूर्वी देशों में ब्रिटिश सरकार के लिए व्यापार करने के लिए। और ये चीज ध्यान रखना कि पूर्वी देश बात किए जा रहे हैं तो किस संदर्भ में बात की जा रही है? तो ये की जा रही है ब्रिटिश सरकार की, यानी कि ब्रिटिश से जो पूर्वी देश पड़ते थे उनकी बात की जा रही है, ना कि केवल भारत की, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए की गई थी, और पूर्वी देशों में हमारा देश भारत भी आता है, तो इस कारण ये भारत आते हैं। तो अपन बढ़ते हैं आगे। इनकी स्थापना कर दी गई, तो ये चीज ध्यान रखना, स्थापना कब की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसमें कितने सदस्य थे? 24।
और इन सदस्यों को क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लंदन में, और किस काम से की गई, व्यापार करने के उद्देश्य। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जब ये व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में चले जाते हैं तो इनको भारत का भी पता लगता है कि भारत में ही पूर्वी देशों में है और ये भारत में भी व्यापार करने की सोचते हैं। तो व्यापार सोचते हैं व्यापार करने की, तो एक चीज़ आप बताओ कि जैसे ही आप पढ़ाई के लिए या फिर कोई भी मजदूर काम करने के लिए बाहर जाता है तो उसको उसके बाद बाहर जाने के बाद रहने के लिए ज़रूरत भी पड़ती है, और वहाँ पर अगर काम करेगा और रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि किसी मकान में जाके रहेगा। तो ये थोड़ी ना है कि वो गया और किसी भी मकान में घुस गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो भी मकान का ओनर होगा उससे बात करेगा कि हमें यहाँ रहना है, और जब वो अनुमति दे देगा तो उसी के बाद जाके वो मकान में रहेगा ना। तो यही बात यहाँ पे होती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अपने प्रतिनिधि के रूप में, बात है कब की, 1608 की, कब की, 1608 की, अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजती है, विलियम हॉकिंस को। किसको भेजती है, विलियम हॉकिंस को। कहाँ पर भेजती है, भारत में। ठीक है, विलियम हॉकिंस भारत में आता है और आने के बाद ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, व्यापार करने के लिए अनुमति चाहिए। तो अनुमति चाहिए तो क्या करेगा, भारत के ऑनर से बात करेगा। और उस टाइम पे भारत का ऑनर कौन है, तो ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया था कि बात कब की कर रहे हैं अपन, 1608 की। और अभी मैंने आपको बताया था 1608 में भारत का जो बादशाह था वो कौन था, वो था जहांगीर। तो ये किससे मुलाकात करेगा, जहांगीर से। किससे मुलाकात करेगा, जहांगीर से। ठीक है, तो 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आते हैं प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। तो ध्यान रखना, पहला जो व्यक्ति था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन था, विलियम हॉकिंस, जो भारत आया था। ठीक है, और कब आया था, 1608 में। और ये आकर किससे मिलते हैं, जहांगीर से। और इनको पता लगता है कि जहांगीर जी हैं वो आगरा में बैठे हुए हैं, तो ये आगरा पहुंच जाते हैं और आगरा में जाकर किससे मुलाकात करते हैं, जहांगीर से। और जहांगीर से मुलाकात करके ये कहते हैं कि हमें आपके देश में व्यापार करना है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो इस प्रकार जैसे ही ये बात करता है तो ऐसे कोई मानता है क्या, तो डायरेक्ट जहांगीर जी कह देते हैं कि हम आपको इस प्रकार की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये क्या करेगा, अपने सामान उठाएगा, वापस चल देगा। वापस कहाँ गया, ब्रिटिश। ठीक है, तो वापस आ जाता है विलियम हॉकिंस। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी हार नहीं मानती है और कंटिन्यू काम करती रहती है, यानी कि व्यापार करती रहती है। और फिर बात आती है 1613 ईस्वी की। इनको इजाज़त तो नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं। इसको समझना कैसे, कि जब इजाज़त नहीं दी फिर भी ये कैसे आ गए। तो आप सोचो कि अगर आपको कहीं मकान किराए पे नहीं मिला लेकिन आप उस सिटी में जा तो सकते हो ना, जाने की अनुमति तो है ना आपको। तो इसी प्रकार ब्रिटिश है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश की, वो भारत में 1613 ईस्वी में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देती है। कहाँ पर, सूरत में। और सूरत की अपन बात करें तो ये सूरत पड़ता है कहाँ पर, इस जगह, यानी कि जो वर्तमान में तो गुजरात में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र है उसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, बम्बई प्रांत। क्या कहा जाता था, बम्बई प्रांत। तो यहाँ पर एक सूरत है और सूरत में 1613 ईस्वी में, कब, 1613 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, प्रथम व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन कर दिया जाता है, यानी कि प्रथम व्यापारिक केंद्र खोल दिया जाता है। और किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, खोल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इनको इजाज़त तो लेनी थी, तो अब ये 1615 में, कब, 1615 में किसको, अब की बार किसको भेज रहे हैं, अब की बार भेज रहे हैं सर टॉमस रो को। किसको, सर टॉमस रो को। कहाँ पर भेज रहे हैं, भारत में। ठीक है, अब की बार कौन आ रहे हैं, 1615 में सर टॉमस रो। और ये किस लिए आ रहे हैं, भारत में अनुमति लेने के लिए। तो इस पर गौर करना, ये बहुत ही माइंडेड आदमी था। जैसे कि आज स्टूडेंट हो रहे हैं, बहुत माइंडेड है ना, हर किसी को अपने मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी है या फिर आप कह सकते हो अपने दिमाग से उसको अपने काबू में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से था ये सर टॉमस रो। और ये बड़ी जल्दी सामने वाले को इम्प्रेस कर देता था, और इम्प्रेस करके उससे मतलब कोई भी अपनी बात उसको मनवाने में ये काफ़ी इंटेलिजेंट था। जैसे कि आप होते हो, फिर आपको कोई इम्प्रेस करता है तो वो आपसे क्या करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। तो यही काम करता है कौन, सर टॉमस रो। और
कहाँ पर, भारत में किस लिए आता है, किसके लिए, व्यापार करने के लिए। तो इस टाइम पे 1600 कब की बात है, 1615 की। तो 1615 में जैसे ही भारत में आएगा तो यहाँ पर बादशाह कौन है, बादशाह वही जहांगीर, क्योंकि 1627 तक किसका साम्राज्य था, जहांगीर का। तो जहांगीर कहाँ पर है अब की बार, ये वहां से निकलते हैं 1615 में, यानी कि दिसंबर का वो समय था। दिसंबर 1615 में ये भारत में आते हैं और इनको पता लगता है कि जो जहांगीर है वो अब की बार कहाँ है, अब की बार कहाँ बैठे हुए हैं, अब की बार है वो अजमेर में। और अजमेर में भी कहाँ पर, जो मैगजीन दुर्ग है उसमें। और अपन मैगजीन दुर्ग को क्या कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं ना, तो ध्यान रखना। अब की बार वो कहाँ पर है, मैगजीन दुर्ग में, अजमेर में वो बैठे हुए हैं। और सर्दी का टाइम था, तो सर टॉमस रो हैं वो निकलते हैं कहाँ के लिए, अजमेर के लिए। और बात आ जाती है कब की, 10 जनवरी की। कब की, 10 जनवरी 1616 की। कहाँ पहुंच जाते हैं ये, अजमेर में पहुंच जाते हैं। और कहाँ पर, जहांगीर के पास। तो सर्दी का समय था, जहांगीर जी अपने जो सेनापति है उनके साथ बैठे हुए थे कऊ बढ़ा के। कऊ को तो आप जानते हो ना, कऊ कैसे बढ़ाते हैं, कऊ किसको कहते हैं। तो जब सर्दियों में अपन तापने के लिए बैठते हैं और उसके चारों तरफ मतलब बीच में आग जला लेते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं, और उसकी को अपन क्या कहते हैं, कऊ। तो कऊ बड़ी बड़ी होती है और जहांगीर राम जी उसके आगे अपने सैनिकों के साथ बैठे हुए होते हैं। तो कौन पहुंच जाता है, सर टॉमस रो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और सर टॉमस रो किस कारण पहुंचते हैं, व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए। तो वो डायरेक्ट तो ऐसे कहेगा नहीं, वहां पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, जहांगीर जी आप बहुत अच्छे हो, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप इतने बड़े इंसान हो, ऐसे वैसे उसको मतलब, क्योंकि जैसे आप भी किसी को मतलब इम्प्रेस करते हो तो उसके लिए क्या करोगे, उसकी बड़ाई करोगे, आप कितने अच्छे हो, ये हो। आपने भी किया होगा किसी को इम्प्रेस, हो सकता है आपको भी किसी ने इम्प्रेस किया, तो इसी प्रकार इम्प्रेस किया जाता है ना। तो ये काम कौन कर रहा है, सर टॉमस रो। और किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, जहांगीर को। तो जहांगीर जी इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और जैसे कि भी आप भी किसी से इम्प्रेस हो जाते हो, या फिर आप किसी को इम्प्रेस कर देते हो, या फिर आपसे कोई इम्प्रेस हो जाता है, तो उसके बाद आप उससे पूछते हो कि आप बताओ मुझे कि आपकी यस है या नो है। ये पूछते ना कि आप यस करोगे या नो करोगे, जो मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में, तो क्या करोगे। जब अगर इम्प्रेस हो जाए तो क्या आंसर आएगा, कि जा जी ले अपनी जिंदगी, दे दे दोस्तों को पार्टी, यही कहोगे ना। इसी प्रकार जी जहांगीर जी इनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि इम्प्रेस हो ही चुके हैं किससे, सर टॉमस रो से। तो ये क्या करते हैं, उनको इजाजत दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ से मेन बात जो निकल के आती है वो क्या आती है, कि सर टॉमस रो को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को व्यापार करने की इजाजत मिल जाती है। कब, 10 जनवरी को, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रथम व्यापार करने की इजाजत व्यापार करने की वो कब मिली, 10 जनवरी 1616 को। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रथम जो प्रतिनिधि के रूप में आया था वो था विलियम हॉकिंस, और उसके बाद जिसको अनुमति दी गई वो कौन था, सर टॉमस रो। और ये कब दी गई थी, 1616 ईस्वी को। ठीक है, तो ये व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं भारत में। और बात आती है 1617 ईस्वी की। कब की, 1617 ईस्वी की। और 1617 ईस्वी में ये क्या करते हैं, यहाँ पर मद्रास है, और मद्रास के पास में ही मुसलीपट्टनम नामक स्थान है, और यहाँ पर ये अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र कब स्टार्ट किया, 1617 ईस्वी में। कहाँ पर, मुसलीपट्टनम में, यानी कि मद्रास में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर आपसे यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि दक्षिणी भारत का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो पहला कौन सा हो जाएगा, 1617 का, यानी किसका, लेकिन दक्षिणी भारत का। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखना। अब व्यापार कर रहे होते हैं, चल रहा रहता है उनका व्यापार। फिर बात आती है 1700 ईस्वी की। कब की, 1700 ईस्वी की। और बात कहाँ की, अब की बार बात है बंगाल की। बंगाल में क्या करते हैं, कोलकाता नामक एक नगर की स्थापना कर देते हैं। कहाँ पर, बंगाल में। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कोलकाता की स्थापना कब, ये तो बता देता हूँ, 1700 ईस्वी की बात थी। कोलकाता में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं, लेकिन किसने क्या किया इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ना। ठीक है, तो कोलकाता में ये अपना तीसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं और व्यापार को स्टार्ट कर देते हैं। तो कितने केंद्र हो गए व्यापारिक, 3 केंद्र, तीनों ही अलग अलग दिशाओं में। तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि इन्होंने इन्हीं स्थानों का चयन क्यों किया है, यानी कि भारतीय किनारों का ही इन्होंने चयन क्यों किया। यहाँ पर भी तो ये स्थापित कर सकते थे, यहाँ भी, यानी कहीं भी भारत में और जगह भी तो ये स्थापित कर सकते थे। इन्होंने इन्हीं स्थानों का चयन क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज था। क्या, क्योंकि उस टाइम पे परिवहन की जो व्यवस्था थी वो तो थी नहीं, क्योंकि जो हमारी रेलगाड़ी है वो भी कब स्टार्ट हुई, 1853 ईस्वी में, राजा डलहौजी के काल में हुई थी ना, 1853 में। तो बात हम कब की कर रहे हैं, 1700 ईस्वी की।
तो 1700 ईस्वी में हमारे यहाँ पर ट्रेन की भी सुविधा नहीं थी, ना ही आप जो हमारा सड़क परिवहन व्यवस्था है वो भी देख सकते हो कि किस प्रकार की होगी, क्योंकि वर्तमान में आप देखते हो तो उस टाइम पे तो कैसी होगी 1700 ईस्वी में, तो परिवहन की व्यवस्था थी नहीं। और परिवहन की उस टाइम पे कौन सी व्यवस्था होती थी, समुद्री मार्ग ही था उस टाइम पे, और यहाँ पर कैसे थे, समुद्री थे। तो समुद्री मार्ग के कारण इन्होंने इन जगहों को चिन्हित किया। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। और ये व्यापार करते रहते हैं। फिर बात आती है कब की, 1726 ईस्वी की। कब की, 1726 ईस्वी की। इनको लगता है कि जब तीनों अलग अलग यानी कि छोरों पे है तो इन पर एक तरह से नियंत्रण करना भी किसी एक के बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि इतनी दूर तक एक आदमी किस प्रकार से इनका देखरेख करेगा, इनके लिए कानून बनाएगा। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक चार्टर एक्ट जारी किया। क्या जारी किया, चार्टर एक्ट। कब जारी किया ये, 1726 ईस्वी में। और किस लिए जारी किया, ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहा गया कि आप ऐसे करो, तीनों जगह पर एक एक अधिकारी नियुक्त कर दो। क्या कर दो, एक एक अधिकारी नियुक्त कर दो, और वो अपनी जो केंद्र है अपना उसको वो संभालेगा, यानी कि उसके लिए नियम कानून सब वो बनाएगा। ठीक है, तो किसकी स्थापना कर दी, एक एक अधिकारी की। और इन अधिकारों को क्या नाम दे दिया, गवर्नर। क्या नाम दे दिया, गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न आया कि जो गवर्नर का पद था वो प्रथम बार कब सृजित हुआ, तो कब हुआ, 1726 में। किस एक्ट के तहत, 1726 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, तो ये ध्यान रखना कि गवर्नर का पद कब बनाया गया, 1726 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब व्यापार करते रहे, गवर्नर संभालते रहे। तो एक चीज और यहाँ से आती है कि ये जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की व्यवस्था थी, बताओ किस प्रकार की व्यवस्था थी, केंद्रीकरण की व्यवस्था थी या फिर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। तो ये थी विकेंद्रीकरण की। तो अपन समझते हैं पहले तो कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण कहते किसको है। तो इसको एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपके घर में या फिर किसी भी फैमिली में 3-4 भाई है और वो शामिल रहते हैं, यानी कि एक जगह रहते हैं वो। तो जब एक जगह रहेंगे तो जो घर का देख रेख है, यानी कि घर का जो कार्य है वो किसके, जो घर का कार्य की जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, बड़े भाई की होगी। वही सारा काम देखेगा घर का कि कैसे क्या करना है घर में, यानी कमर जो भी कलम कुची होगी वो किसके हाथ में होगी, बड़े भाई के हाथ में। ठीक है, तो वही शासन करेगा वहां पर, तीनों चारों भाइयों के बीच में एक के हाथ में होगी वो कलम कुची। तो उसको तो अपन कौन सी व्यवस्था कहेंगे, उसको कहेंगे अपन केंद्रीकरण की व्यवस्था। ठीक है, और वहीं जब वो तीनों चारों भाई अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि तीनों चारों भाई अलग अलग हो गए, तो जो उनकी शासन व्यवस्था यानी कि कलम कुची है वो भी सबके अलग अलग हाथ में चली जाएगी नहीं चली जाएगी। तो वो कौन सी व्यवस्था होगी, वो होगी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। तो इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, तीनों जगह अलग अलग व्यवस्था हो गई, यानी कलम कुची तीनों के हाथ में पहुंच गई अलग अलग। तो ये कौन सी व्यवस्था होगी, ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने पहली बार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया था, किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया था। तो बताओ किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया था, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। क्या आंसर होगा, विकेंद्रीकरण की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया था, और ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को कब अपनाया था, 1726 के चार्टर एक्ट के टाइम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये व्यापार कर रहे होते हैं, तो व्यापार करते करते आदमी के हाथ में क्या आता है, जब व्यापार अच्छा से चलेगा, यानी कि जो काम है वो अच्छे से चल रहा था, इनका व्यापार बहुत बड़े रूप में पहुंच चुका था, यानी कि इनको काफी आमदनी होने लगी, और आमदनी होगी तो क्या आएगा, जेब में पैसा आएगा। तो इनके पास काफी सारा पैसा हो जाता है। जब इंसान के पास पैसा अधिक मात्रा में आ जाता है तो इंसान क्या करता है, उसके बाद क्या करेगा, यानी कि आप ही सोच लो, आप यहाँ पे भी देख लो कि अगर किसी के पास बहुत अधिक पैसा आ जाता है तो वो क्या करता है, उसके बाद राजनीति में एंट्री करेगा, यानी कि राजनेता बनने की कोशिश करेगा, और राजनीति में भी प्रवेश करेगा। तो ये थोड़ी है कि जैसे ही एंट्री की वो बड़े स्टेज पे पहुंच जाएगा, पहले तो छोटे छोटे मतलब जो अधिकारी होंगे या फिर उनको अपनी तरफ खींचेगा, उनको लालच देगा पैसे की, अपने उसमें अंडर में करेगा, और ऐसे धीरे धीरे करेगा ना। वही काम कौन करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या करती है कि जो छोटे छोटे शासक थे, अपन कह सकते हैं कि जो मतलब कुछ होते हैं ना कि सरकार के विरोधी भी होते हैं, तो उनको ये अपनी तरफ मिला लेते हैं और भड़काते हैं सरकार, मतलब जो वहाँ के महाराज होते हैं, शासक होते हैं, उनको भड़काते हैं। तो ये बात ऐसे चलती रहती है। और बात कहाँ की है, बंगाल की। और बात कब की है, 1757 की। ठीक है, कब की, 1757 की।
कहाँ की बात है? बंगाल की। और बंगाल में कौन थे शासक? उस टाइम पे बंगाल के शासक थे 1757 में सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला उसके वहाँ के शासक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो वहाँ की जनता थी और जो शासक थे उनको भड़काते हैं, किसके खिलाफ? जो सिराजुद्दौला थे उनके खिलाफ, सिराजुद्दौला को के खिलाफ भड़काते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे क्या होगा? सिराजुद्दौला भड़केगा ना, तो भड़क के वो क्या करता है, इससे लड़ाई करने की सोचता है, यानी कि युद्ध करने की सोचता है। दोनों में तू मैं होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला में, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो कहता है कि नहीं मैं तो करूंगा, तेरे में दम है तो रोक ले। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? युद्ध होगा। तो बात आती है कब की? 23 जून की। कब की? 23 जून 1757 की। और बात कहाँ की? बंगाल की। बंगाल में भी कहाँ पर? प्लासी में। ये दोनों युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? प्लासी में। तो एक चीज यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, है ना। तो प्लासी में युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ से कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन जाते हैं? लॉर्ड क्लाइव। कौन जाते हैं? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये भी नाम ध्यान रखना। और उधर से कौन आ रहा है? सिराजुद्दौला। कौन आ रहे हैं? सिराजुद्दौला। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों को। इधर सिराजुद्दौला आते हैं, उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव आते हैं, और दोनों में भयंकर युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। और जीत कौन जाता है? लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। तो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में पहला कदम रख दिया था, यानी कि जो भारत की राजनीति थी उसमें एंट्री मारना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत की राजनीति में प्रथम कदम कब रखा, यानी कि प्रथम प्रयास कब किया, तो प्रथम प्रयास किया था उसने 23 जून 1757 को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है तो जब ये युद्ध करते हैं तो उस टाइम पे एक शासक भी था मीर कासिम, जो सिराजुद्दौला के सेनापति भी था। तो आप कह सकते हो कि उसको इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया था, उसको एक लालच दिया था युद्ध करने से पहले कि अगर हम जीतते हैं तो हम जो बंगाल है उसका शासक आपको बना देंगे। और ये मीर कासिम को बंगाल का शासक बना देते हैं। और जब मीर कासिम को बंगाल का शासक बनाया जाता है तो बनाएगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब कोई शासक बनाता है तो उससे अपने अनुरूप ही काम करवाता है। तो इससे मीर कासिम भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये जैसे कहते हैं वैसा उसको करना पड़ता है, और इस बात से वो भी परेशान हो जाता है। और सिराजुद्दौला साहब तो पहले से ही परेशान थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में हरा दिया था। तो दोनों परेशान होकर क्या करते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन था उस टाइम पे शासक? उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन थे? उस टाइम पे मीर कासिम और जो सिराजुद्दौला हैं वो पहुंचते हैं कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में शासक कौन बैठे हैं? दिल्ली में शासक बैठे हैं शाह आलम द्वितीय। कौन बैठे हैं? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम सेकंड दिल्ली के शासक होते हैं उस टाइम पे, यानी कि मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम सेकंड। तो दोनों पहुंच जाते हैं, सिराजुद्दौला और मीर कासिम है वो कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में शाह आलम के पास जाकर कहते हैं कि आप हमारे बादशाह हो, यानी दिल्ली के आप बादशाह हो, तो पूरे भारत के आप बादशाह हो। और आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना अत्याचार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से हमारा नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे युद्ध करो, यानी कि आप उसके खिलाफ खड़े हो। तो इस प्रकार शाह आलम सेकंड को जो मीर कासिम और सिराजुद्दौला है वो चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं। और चने के पेड़ पर जब आदमी चढ़ता है तो क्या करेगा? अपने आप को बड़ा मानने लगेगा कि हाँ ये मेरे को बहुत वो समझ रहे हैं ताकतवर। तो साहब जी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो युद्ध के लिए निकल चलते हैं कौन कौन? शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, कौन? मीर कासिम और सिराजुद्दौला। कौन कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, ये दोनों तीनों यहाँ से निकलते हैं। और बात है कब की? ये बात हो जाती है 22 अक्टूबर। कब की? 22 अक्टूबर 1664। कब की? 1664 की। और इधर से ये आ रहे होते हैं मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम। और कहाँ पर जा रहे हैं? किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? ये जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार से, है ना। तो ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं बक्सर। और बक्सर जो बिहार है उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो ये पहुंच जाते हैं बक्सर। और बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी तरफ से आ रहे हैं कौन? अब की बार कौन आ रहे हैं? मुनरो। कौन आ रहे हैं? मुनरो।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी तरफ से तो मुनरो आ रहा है, और इधर से तीनों भारतीय यानी कि दिल्ली के नवाब शाह आलम सेकंड, दिल्ली के बादशाह शाह आलम सेकंड, और अवध से आ रहे हैं मीर कासिम, सॉरी अवध से आ रहे हैं, ये आएंगे कहाँ से, अवध से, अवध से आ रहे हैं सिराजुद्दौला, और बंगाल से आ रहे हैं मीर कासिम, और दिल्ली से शाह आलम सेकंड, तीनों मिलकर यानी तीनों की संयुक्त सेना है वो बक्सर में आ जाती है, और बक्सर में इनके खिलाफ मतलब इनके दोनों के मध्य तीनों तो एक साइड और मुनरो एक साइड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच युद्ध होता है, और एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और इन तीनों की संयुक्त सेना एक बार फिर हार जाती है। तो आप यहाँ से क्या होगा, जब सेकंड युद्ध भी ये जीत जाएंगे तो इनका जो विश्वास है यानी कि एक तरह से अलग ही एनर्जी आती है ना, कोई युद्ध जीतता है, तो इसी प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है, इनको एक अलग ही शक्ति प्राप्त होती है, और ये समझते हैं कि अब हम भारत में आसानी से अपना शासन स्थापित कर सकते हैं, और कहते हैं कि जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसी के बाद से भारत में, कहाँ पर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। कब, 1764 में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 1664 बक्सर का युद्ध। ठीक है, और कब, 22 अक्टूबर। ठीक है, तो ये चीजें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई, और इस प्रकार चलते रहते हैं, और 1773 की बात पढ़ेंगे। अब बात आती है कब की, 1773 की। 1773 में पहुंच जाते हैं। 1773 में कहाँ पर, जब ब्रिटिश में प्रधानमंत्री होता है लॉर्ड नॉर्थ। कौन, बात है कब की, 1773 की, और ब्रिटिश में प्रधानमंत्री है कौन, लॉर्ड नॉर्थ। कौन है, लॉर्ड नॉर्थ। ये लॉर्ड नॉर्थ है वो ये सब देख रहा होता है कि हमने जो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ब्रिटिश की जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पूर्वी देशों में गई, और ये क्या कर रही है, हमने इनको भेजा किस काम के लिए था, इनको भेजा था हमने व्यापार करने के लिए, और ये जाकर क्या करने लग गए, ये करने लगे शासन व्यवस्था, यानी कि शासन करने लग गए वहां पर, है ना। तो इनके माइंड में आता है कि क्यों ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर कुछ शिकंजा की सजा यानी कि इसको कंट्रोल में की जाए सॉरी। तो ये जाकर ये क्या करते हैं कि एक अधिनियम जारी कर, एक्ट जारी करते हैं, और उस एक्ट को नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम दिया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसको नाम दे दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, 1773 का। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में पहले तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आपने विभाजन किया था किस किस का, बंगाल का, मद्रास का और बम्बई प्रांत का, अब क्या करो तुम, ये हो गई बम्बई, ये हो गई मद्रास, ठीक है, ये बंगाल। ठीक है, आप ऐसे करो, जो आपने जो विभाजन किया था तीनों का, आप ऐसे करो कि ये मद्रास है और जो बम्बई है इसको किसके अधीन कर दो, इसको बंगाल के अधीन कर दो। किसके अधीन, बंगाल के अधीन कर दो। ठीक है, ये किसने कहा, लॉर्ड नॉर्थ ने, किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो पहले तो हमने अलग अलग किया था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनको एक कर रहे हैं, और एक करने के बाद क्या किया, क्या कहा कि अधीन कराओ, और सारे जो नियम कानून है वो अब कौन बनाएगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा वो बनाएगा, यानी कि इन दोनों पर भी किसका शासन हो गया, बंगाल का। अब नियम कानून कौन बनाएगा, बंगाल, तो बंगाल में जो गवर्नर है वो बनाएगा, तो गवर्नर तो यहाँ पे भी था, तो इसको एक नया नाम दिया गया, जो यहाँ का गवर्नर था उसको क्या कह दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कहाँ का गवर्नर जनरल बन रहा है, बंगाल का, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो गवर्नर जनरल था इसका पद कब सृजित किया गया, तो ये कब किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर बना था वारेन हेस्टिंग्स, और इसका पद सृजित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और यहाँ से एक चीज और सामने निकल के आएगी, वो क्या, कि वापिस क्या किया गया, केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपना लिया गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि
कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने केंद्रीकरण की व्यवस्था को पहली बार कब अपनाया, तो कब अपनाया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये दो चीज तो ये हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, एक तो केंद्रीकरण की व्यवस्था और एक बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कौन सी निकल के आती है, ये ध्यान रखना। पहली बात ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, अब तीसरी बात क्या आती है, एक आदेश और जारी किया जाता है लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में, कि क्या कहा जाता है कि आप ऐसे करो, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दो। क्या कर दो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दो, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की। और इसको कहा गया अपेक्स न्यायालय। क्या नाम दिया गया, अपेक्स न्यायालय। तो कंफ्यूज मत होना, अगर अपेक्स न्यायालय भी आए तो वो भी कौन सा न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अपेक्स न्यायालय की आप स्थापना कर दो। तो ये 1784 में, कब 1784 में नहीं, 1774 में, कब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये स्थापना हो रही है 1774 में, लेकिन अगर एक्ट पूछे तो एक्ट कौन सा, 1773 का, और अगर ईयर पूछे तो ईयर कौन सी, 1774। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। खासकर अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और अगर आपसे पूछे कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1774 में। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके सही होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो अब एक चीज समझाता हूँ आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ध्यान से देना, मतलब ध्यान से समझना उस चीज को, कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में, उसके बाद संदर्भ में अपन समझते हैं जो हमारा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय, तो पहले तो सबसे पहले ध्यान दो कि अपन न्यायालय में जाते हैं, अपन कोई भी केस लेकर, वो कहाँ पे जाएंगे, अपन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अब अगर अपन खुश नहीं है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे हम, उसके विरुद्ध अपील करेंगे हम कहाँ, हाई कोर्ट में करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इसके विरुद्ध कहाँ पर अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अगर सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं होती तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो हम उसके खिलाफ कहाँ पर अपील करेंगे, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय था वो, जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ भी कहाँ पर, प्रीवी काउंसिल में, कहाँ पर, प्रीवी, जो कि कहाँ पर था, ब्रिटिश में, भारत में नहीं था, ब्रिटिश में प्रीवी काउंसिल थी, वहां पर अपील की जा सकती थी। यानी कि सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में क्या है, सबसे बड़ा हमारा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम पे क्या था, अगर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी अपील करनी है तो आप कहाँ पर कर सकते हो, ब्रिटिश काउंसिल में। और कहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश में। ठीक है, तो अब आपके सामने एक प्रश्न भी उठ रहा होगा, और वो आना भी स्वाभाविक है, कि ब्रिटिश जो प्रीवी काउंसिल है वो है क्या चीज। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए बनते हैं एग्जाम की दृष्टि। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल को समझते हैं, और आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे प्रीवी काउंसिल को समझकर। अगला जो अधिनियम है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो समझ जाता हूँ प्रीवी काउंसिल। बात करते हैं भारत के संदर्भ में, पहले किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब भारत की जब बात करते हैं अपन, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र गणराज्य का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता ही नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के सहयोग के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होती है कि नहीं होती, होती है ना मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री, है ना, यही होते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री है उसको हम क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये चीज समझ में। भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र गणराज्य का जो प्रधान होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के सहयोग के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री को अपन क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये तो हुई भारत की बात। अब ब्रिटिश की बात कर लेते हैं।
तो ब्रिटिश में कैसा शासन था? राजतंत्र था। राजतंत्र में कौन होता है सर्वेसर्वा? राजा। होता ही नहीं होता राजा। और राजा के सहयोग के लिए क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे थी प्रीवी काउंसिल। क्या थी? प्रीवी काउंसिल। आई बात समझ में? क्या थी प्रीवी काउंसिल? राजा के सहयोग के लिए क्या थी? प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल के लिए भी मतलब प्रीवी काउंसिल में भी जैसे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है, उसी प्रकार प्रीवी काउंसिल के बाद भी यहाँ पर जो मुख्य संस्था थी वो थी कबाल। क्या थी? कबाल। ठीक है, तो आपके लिए जो मेन चीज है वो क्या है? ये कि प्रीवी काउंसिल है उसका विकसित रूप क्या है? मंत्रिपरिषद। हमें प्रीवी काउंसिल जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ से लेकर आए? प्रीवी काउंसिल से। तो जो मंत्रिपरिषद है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? प्रीवी काउंसिल का। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और जो कबाल है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? मंत्रिमंडल। यानी कि कबाल का विकसित रूप क्या हुआ? मंत्रिमंडल। तो आपसे यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आप एक बार सुन लो कि मंत्री परिषद है वो किसका विकसित रूप है? किसका विकसित रूप है? प्रीवी काउंसिल का। या फिर आपसे पूछेगा कि प्रीवी काउंसिल का विकसित रूप क्या है, या फिर प्रीवी काउंसिल की जगह भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाते हैं? तो मंत्रिपरिषद, है ना। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखना। कबाल क्या था ये भी आपको बता देता हूँ। ये नाम भी किस प्रकार लिया गया? ये कबाल में 5 व्यक्ति थे। कौन थे? 5 सदस्य थे, है ना। कबाल में कितने थे? 5। और 500 सदस्यों की जो पहले अक्षर था अल्फाबेट का, उनके नाम पर ही इसको कबाल नाम दिया गया। तो मैं ये नाम भी बता दूं, वैसे आपके कोई काम के नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। जिससे क्या बना? किल फोर्ड। ठीक है। ए से क्या बन गया? आर्लिंगटन। ठीक है। बी से बंकिंघम। ठीक है। ए से एशरो। और एल से लागर डैम। ठीक है, लागर डैम। ठीक है। तो ये व्यक्ति थे 5, इनके नाम पर ही इसको कबाल नाम दिया गया था। तो ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था नाम याद रखना, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रीवी काउंसिल का विकसित रूप है मंत्रिपरिषद और जो कबाल है उसका विकसित रूप है मंत्रिमंडल। ठीक है। तो समझता हूँ कि आपकी ये चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। तो आप ध्यान रखना जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कौन कौन सी बातें हुई। पहली बात तो केंद्रीयकरण की व्यवस्था हुई, यानी कि जो मद्रास और बम्बई प्रांत था उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी कि नहीं कर दी? तो ये 3-4 काम थे इसके जो महत्वपूर्ण थे वो हुए। केंद्रीकरण की व्यवस्था और गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया। और एक चीज और, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो किसको बनाया गया था? वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, ये मैं वहां पर बताना भूल गया, तो ध्यान रखना। एलिजा इम्पे कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो सर्वोच्च न्यायालय थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और इसमें 3 इसके सहयोगी सदस्य भी थे। 1+3 यानी टोटल 4 सदस्य होते थे सर्वोच्च न्यायालय में। एक तो कौन? मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य उसके सहयोगी न्यायाधीश। ठीक है। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट होती है आज की। तो कल से अपन नेक्स्ट जो हमारा एक्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।